हेलो माय चैम्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सबकी अपनी पढ़ाई चल रही होगी बच्चा। इस पढ़ाई के प्रोसेस में आपके जो रिविजन्स वाली सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वन शॉट। देखो भाई, सिंपल सा बता देता हूं तुम्हें। इससे पहले तुमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया, रिवाइज किया, तुम्हें मजा आया ना बेटा। आज भी दावे के साथ कहता हूं, तुमने इससे पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा, इससे पहले ये चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि 10th में भी आओगे तो यही चैप्टर्स मिलेंगे बेटा, थोड़ा सा डिटेल्स में वहां पे आ जाएगा। तो बेटा आज मैं तुम्हें ऐसा कवर कर दूंगा कि तुम्हारा 9th तो होगा ही होगा और साथ में आपका 10th भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10th में जाकर के सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना होगा बोर्ड के लिए बेटा। यानी 10th का कॉन्सेप्ट भी आज मैं आपको एटलीस्ट 80% समझा दूंगा, सिर्फ 20% बचा रहेगा थोड़ा सा यूनिक, वो हम 10th क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है, डन। तो भैया सिंपल सा है, पेन एंड पेपर के साथ बैठ लेना और मैं आपको दावे के साथ चैलेंज करता हूं, मेरे चांस दावे के साथ बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, इस बार फिर से बोल रहा हूं, इस क्लास के बाहर से एक क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें से एक क्वेश्चंस भी इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे। ज्यादा लंबी क्लास हो भी नहीं सकती क्योंकि चैप्टर छोटा है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे, रिवाइज करेंगे और इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डन। तो आर यू रेडी माय चैम्प्स, आर यू रेडी? डन डन डन। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। देखो बच्चा, मेरा थोड़ा गला बैठा है और मुझे हुआ है कोल्ड, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे मेरी वॉइस अगर थोड़ा कम बेसी जाती है तो। ठीक है, डन डन मेरे चैम्प्स। चले स्टार्ट करें मेरे चैम्प्स। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से जाएंगे और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से समझने वाले। पेन एंड पेपर के साथ बैठना, ऐसे प्रवचन सुनने के लिए नहीं बच्चा। ठीक है, डन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, तो उससे पहले हम उसमें उस पार्ट में जो आ रहा है हमारा फंक्शन, कौन सा सर? एक फंक्शन ऐसा है सर, एक फंक्शन ऐसा है कि जो आप बार बार बोल रहे हो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सर थोड़ा इसको बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग टर्म्स में समझते हैं। सर एक काम करो, पहले मुझे इक्वेशंस बता दो। क्या बता दो? चल जाओ भाई। ये हाँ सर, मुझे क्या बता दो? इक्वेशंस बता दो। क्या बता दो भाई? इक्वेशंस। देखो बेटा, इक्वेशंस क्या होता है थोड़ा सा बेसिक से समझो। जैसे मैंने पोलिनोमियल में समझाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था, वैसे अब तुम्हें इक्वेशन समझाता हूं। जब हम पोलिनोमियल्स की बात करते थे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था और उसका कंपैरिजन हम किसी और से नहीं कर सकते थे। यानी जब किसी पोलिनोमियल्स को किसी के कंपैरिजन करते हुए वैल्यू पुट कर दी जाए, मतलब जब हमारे पास इक्वल टू का साइन, ग्रेटर का साइन, स्मॉलर का साइन, कैसे कहते हैं भैया? तुम कैसे कहोगे एक दूसरे को कि ये हम कंपेयर कर रहे हैं? जैसे मान लो आप 2 दोस्त हो, ठीक है, तो एक दोस्त बोलता है मेरे पापा के पास तो गाड़ी है, तो दूसरा दोस्त बोलता है मेरे पापा के पास तो माँ है। ऐसा डायलॉग मत बोलना बेटा, सिंपल सा। अब पैसे के मामले में देख लो बेटा, कोई बच्चा बहुत मिडिल क्लास से है, कोई बच्चा बहुत रिच फैमिली से है, तो इसका मतलब आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? कंपैरिजन करोगे इन्हीं 3 साइन से। कौन सा? या तो बहुत रिच होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, या तो बहुत छोटा होगा, या तो दोनों सेम लेवल के होंगे। जैसे ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं तुम्हारे पास BMW है, मेरे पास भी BMW है, तो दोनों क्या हो गया? इक्वल, मतलब कंपैरिजन क्या हो गया? इक्वल। तो जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो वो इन 3 साइनों से दिखाते हैं। तो जब भी किसी पोलिनोमियल का हम कंपैरिजन करते हैं और इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, उसमें इक्वेशंस का साइन आ जाता है, इक्वल का साइन आता है, उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। इक्वेशंस का मतलब ही होता है इक्वल्स टू। यानी जब हम किसी को इक्वल्स टू करते हैं तो वो कंडीशंस बन जाती है इक्वेशंस की। जैसे आपने पढ़ा था पोलिनोमियल्स की ax², अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करूं bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था, लेकिन हमने इक्वल्स टू के साइंस के बराबर कर दिया, इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्या बेटा? क्वाड्रेटिक, सॉरी ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जगह पर। तो जब भी आपसे कोई इक्वेशन पूछे, इक्वल्स टू का साइन दिखा देना, दैट मींस इट इज नोन एज अ इक्वेशंस, इट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन। ठीक है बेटा, कंफर्म, क्लियर, डन, समझ में आ गया? चलो भैया, सर हमने इक्वेशंस तो समझ लिया, अब जरा वापस आओ यहाँ पर। सर हमने इक्वेशंस तो समझ ली, अब उसके पहले ये जो लाइन दिखाया गया लीनियर, ये क्या होता है? याद करो पोलिनोमियल वाला चैप्टर, उसमें मैंने समझाया था कि जिसके पावर में सबसे बड़ी पावर, जिस वेरिएबल के पास सबसे बड़ी पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री कह लो, उसमें अगर 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। याद करो बेटा, अगर कांस्टेंट होता है तो उसके पावर में 0, लीनियर होता है तो पावर में 1, क्वाड्रेटिक होता है तो पावर में 2, हाईएस्ट पावर में 2 होता है ना बेटा, ऐसा हमने पढ़ा है।
ऐसी चीजें हमने देखी हैं। तो जब भी हम इन कैटेगरीज में आते हैं और लीनियर की बात करते हैं, तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब कोई भी इक्वेशंस दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी पावर अगर 1 आती है तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा x + 5 = 4, x + 5 बराबर क्या आ गया बेटा 4, यानी इसमें जो x हमारा वेरिएबल्स है वो दिखाता है सबसे बड़ी जो डिग्री है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो सबसे बड़ी डिग्री बता रहा है 1। दैट मीन्स इट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, डन। सबसे बड़ी पावर 1 हो गई, हमारा लीनियर इक्वेशंस बन गया। इज दैट क्लियर? लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनता है ये भी पॉलिनोमियल में समझाया था। सर लीनियर इक्वेशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाती है, क्यों दिखाती, वो भी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सर इक्वेशन समझा, इक्वेशंस के पहले लीनियर होता है वो भी समझ लिया। अच्छा जी, अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स क्या मतलब है? अगर मैं 1 वेरिएबल ऐड कर दूं तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सा अगर मैं समझाऊं तो इक्वेशंस जिसको हम इक्वल्स कर देते हैं, यानी इक्वल्स टू के साइन के हिसाब से दिखा देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, लेकिन 1 वेरिएबल के साथ में। तो बेटा अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था 1 वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कि जब भी हम क्वेश्चंस को डिफाइन कर रहे हो उस क्वेश्चंस में सबसे बड़ी पावर भी 1 होनी चाहिए और उस पूरे इक्वेशंस में केवल और केवल एक वेरिएबल दिखाया गया हो। जैसे मैं अगर इधर लिखूं बेटा 3x + 5 + 9 = 2x - 3y + 9। अब जैसे ये कंडीशंस रखा, यहां तक तो सही था कि इसमें सब में एक वेरिएबल था, कौन सा बेटा? x है। यहां गया तो यहां पर भी x दिखा, तब तक तो सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया यहां पर y दिख गया, मतलब दूसरा वेरिएबल, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन ही 1 वेरिएबल नहीं होगा। अगर मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दिया तो ये मेरा दोनों साइड पर देखो इक्वल्स टू का साइन है, ये दिखाता है इक्वेशंस को। उसके बाद लीनियर सबसे बड़ी पावर 1 है बेटा, सबसे बड़ी पावर 1 है तो ये दिखा रहा है लीनियर को। उसके बाद एक वेरिएबल है तो ये दिखाता है आपका किसको? 1 वेरिएबल को। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, आराम आराम से समझा रहा हूं, ताकि तुम्हें ऐसा पढ़ लो बेटा कि 10th में फिर इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ 20% रिवाइज करो और काम खत्म कर दो। डन डन बच्चा, समझ में आया? मजा ना आ जाए बेटा तो पैसे वापस जो तुमने दिए नहीं है मुझे, ठीक है? मजा ना आ जाए इस क्लास से तो कहना और पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन जो तुमने पैसे दिए नहीं तो वापस तो बनता ही नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा, ठीक है? डन। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल तो समझ आ गया, सर 2 वेरिएबल्स क्या होता है? ऑफ कोर्स अभी एग्जांपल देकर के समझाया था। अब यहां पर क्या कैटेगरी होगी? सर इक्वल्स टू का साइन होगा, हाँ जी होगा। सर एक काम करो, सबसे बड़ी पावर 1 होगी, हाँ जी होगी। तो सर एक मुझे कंडीशंस बताओ कि इसमें जो 2 वेरिएबल्स आएंगे उन दोनों वेरिएबल्स में क्या जरूरी है कि दोनों की पावर सेम होगी? हाँ जी सर जरूरी है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। सर ये भी जरूरी है कि दोनों की पावर अगर दो रख दूं तो? नहीं बेटा, क्या लिखा है आगे लिख रखा है लीनियर, इसका मतलब दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? 1। अच्छा एक काम करो सर, आपने बोला था कि सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, 3x = मैंने 5y लिख दिया है, सिंपल सा। अब आप कहोगे सर 2 क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ी पावर 2 क्यों नहीं सकती? आपने बोला सेम होनी चाहिए, मैंने सेम दिखा दिया 2। तो सर लीनियर के हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लीनियर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। तभी हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है और तभी लीनियर इक्वेशन बनता है। ठीक है सर मैं समझ गया। सर 3x = 5y आप बोल रहे हो सेम, तो 1 तो कैटेगरी में सेम आ रही है, लेकिन आपने ये बोला था सर कि जितनी सबसे बड़ी पावर, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में एक लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ रहे थे, 3x 1 + 5 या ऐसे लिख दूं 5 = 0, ऐसा कुछ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चा? इस कैटेगरी में ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल x है। लेकिन अगर मैं y के पावर में 0 लिख दूं तो क्या ये लीनियर इक्वेशंस है? हाँ जी सर है लीनियर इक्वेशंस। सर ऐसा कैसे लीनियर इक्वेशंस है? सर लीनियर इक्वेशंस ये है कि सबसे बड़ी पावर मुझे 1 दिख रही है, यानी इन दोनों वेरिएबल्स में अगर ये क्या हो गया? अगर सबसे बड़ी पावर इन दोनों वेरिएबल्स में सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस है। तो सर ये डिफाइन करो मुझे कि लीनियर इक्वेशंस तो है, तो लीनियर 2 वेरिएबल्स भी हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों की वेरिएबल्स में वैल्यू सेम नहीं है, मतलब पावर सेम नहीं है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है? ना बेटा,
ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल होने के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए और दोनों की पावर केवल और केवल 1 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा जब किसी वेरिएबल के पावर में 0 होता है तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानी जाती है। ये आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर्स में अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको तीनों चीज़ों में क्लियरिटी आ चुकी होगी। सर इक्वेशंस क्या होता है, सर लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, सर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिमाग में फिट हो गया ना, कोई डाउट नहीं, परेशानी? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेरे चैम्प्स, अब लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है कि जब कभी भी जब एक ऐसा इक्वेशंस हम फॉर्म करते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, इन सबका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, वैसे ही लीनियर इक्वेशंस का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा कि जब कभी भी इक्वेशंस, एक ऐसा इक्वेशन जो फॉर्म करता है इस कैटेगरीज में, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जब इस कैटेगरी में डिफाइन करता है जहां पर a और b और c जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जाओ पहले चैप्टर्स में पढ़ाया था सर, रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, सब चीज़ें चल जाएंगी। सच दैट a एंड b कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर हमने 0 कर दी तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि इनमें से किसी की वैल्यू 0 करते ही वो वैल्यू ही 0 बन जाएगी और कोई ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। दैट इज वाई a और b, यानी a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, डन मेरे चैम्प्स? क्लियर? बेहतरीन तरीके से दिमाग में फिट हो रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? डन 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 डन। यानी इसके बाद जब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जस्ट टेल हिम कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर वो डिफाइन कर रहा है तो वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगा, नहीं तो नहीं, जहां पर a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया जाता है और उसको पूछता है कि आप लीनियर इक्वेशंस बताओ है कि नहीं, तो कैसे बताओगे, इससे कंपेयर करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आई जैसे आपकी ही सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, एंड इंडिकेट करिए एबीसी की वैल्यू मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। बेटा अकॉर्डिंग टू माई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पॉलिसी क्या कहती है कि भैया हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस कैटेगरीज में हमारा डिफाइन होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब मुझे राइट साइड में 0 चाहिए, तो 2x प्लस 3y, अब यहाँ पे ये प्लस है, इधर आकर के माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो भैया a की वैल्यू क्या आ गई मेरे चैम्प्स, 2, b की वैल्यू क्या आ गई, 3, एंड c की वैल्यू माइनस 4.37, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पॉलिसी, यानी अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पॉलिसीज के हिसाब से c हमेशा प्लस में होता है। लेकिन अगर आपने उसका कांस्टेंट माइनस में दिखाया हुआ है, अगर आपने उसका कांस्टेंट जो है वो माइनस में दिखाया हुआ है नंबर्स, तो बेटा आपकी c की वैल्यू माइनस में आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में से किसी के पास माइनस होता तो उसकी वैल्यू माइनस में आती। इस तरीके से हम कंपैरिजन करके वैल्यू को दिखा सकते। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, x माइनस 4, अब इसको इधर करोगे तो माइनस √3y इक्वल्स टू 0। पहले हमें इसको करना पड़ेगा एक वेरिएबल, उसके साथ दूसरा वेरिएबल, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि बेटा ax पहले x है, फिर b y है, फिर c आता है, तो पहले x लिया, फिर y को लिया, फिर हमने c को लिया। अब हमने कंपेयर किया तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, x के पास कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा 1। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू माइनस √3 आएगी और c की वैल्यू आएगी माइनस का 4। ठीक है बेटा, डन, समझ में आया, क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से। अब कमेंट बॉक्स में देखो बेटा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट बॉक्स में बताने की बजाय यहीं पे बताओ। चलो देखो, अगर हम देखें बच्चा, क्या लिखा है, 2x इक्वल्स टू, तीसरा वाला है 2x इक्वल्स टू y। मेरे चांस इसको ट्रांसफर करो, 2x माइनस y। अगर मैं प्लस 0 बराबर 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? सर ऐसा क्यों किया आपने? एक काम करो बेटा, छोड़ो इसको, छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी है। ठीक है, डन। यही है कैटेगरी बेटा। y को ट्रांसफर किया 2x माइनस वाई बराबर 0। अब कंपेयर करो बेटा, जरा इससे कंपेयर करो। जब हमने इसको कंपेयर किया मेरे चैम्प्स, तो जब कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कौन सी आ रही है, जरा चेक करना। a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सर a की वैल्यू तो 2 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है? b की वैल्यू -1 आ रही है। सर c की वैल्यू क्या है? सर यहाँ पे तो प्लस c है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तब हम कैटेगरीज में मानते हैं कि जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है। आप समझना ध्यान से दोनों का मतलब बेटा। अगर कांस्टेंट के पास कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हमेशा हम 0 लेते हैं। फिर से सुनना, अगर कांस्टेंट लिखना है तो लिख लो बेटा। अगर कांस्टेंट के पास, अगर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर कांस्टेंट के पास कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम हमेशा 0 यूज करते हैं, 0 लेते हैं। किसके पास बेटा? कांस्टेंट के पास। कांस्टेंट कौन होता है? जो नंबर, मतलब जैसे इस कैटेगरी में। लेकिन मेरे चैम्प्स अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, सॉरी वेरिएबल है, वेरिएबल के पास कोई नंबर नहीं है, जैसे देखो y के पास कोई नंबर नहीं है, तो हम हमेशा 1 लेते हैं। समझ में आई बात? अगर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था तो +0 = हमने 0 करके c की वैल्यू हम 0 दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे बेटा? 0। क्या दिखा देंगे बच्चा? 0। समझ में आया बेटा? यानी अगर इस कांस्टेंट के प्लेस पर कुछ नहीं था तो हमने 0 लिया, इस वेरिएबल के पास में कोई नंबर नहीं था तो यहां पे हम हमेशा 1 लेते हैं। इसको नोट कर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको समझा। डन 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 डन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो चैंपियंस। अरे मेरे रॉक स्टारों, नॉक करने वाले हो तुम बोर्ड को, तो मजा आ रहा है कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? बेहतरीन। क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए, अब जो आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, जो आपने समझा था, उसी को अब हमें यूज करके हमें बनाना है एक इक्वेशन। क्या बनाना है बेटा? इक्वेशन। मतलब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया दूंगा, कुछ कंडीशन दूंगा। इधर मत देखो, इधर देखो, इधर। ठीक है, जो मैं कुछ क्राइटेरिया देने वाला हूं उसको समझ करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है। तुम्हें इक्वेशन बनाने में डर लगता है? मैं समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल आराम से, एकदम इतना धीरे धीरे समझ जाओगे, पता भी ना चलेगा कब तुम्हारी नस नस में घुस गया इक्वेशन बनाना। समझो ध्यान से। चलो, मैंने बोला, आओ एक स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं। मैंने बोला सर ये जो है ना आपका एक घर है, ठीक है, घर अच्छा बनेगा तो बता देना। ये कलरफुल बन गया है, ठीक है, कलरफुल हो गया है। इसमें एक छोटी सी खिड़की है, ठीक है, ये आपका दरवाजा है, यहाँ से रास्ते गए हैं, ठीक है, डन। ये बोलोगे घर को दाढ़ी लगी है क्या, बियर्ड आई है? नहीं बेटा, बियर्ड नहीं आई है, मतलब मैं आपको रास्ता बता देता हूँ बस। ठीक है, डन। ऐसा कोई रास्ता गया हुआ है, घर से निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाना है, और यहाँ पे आपका एक स्कूल है, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब समझना ध्यान से बच्चा, समझना ध्यान से। मैं आपसे पूछूं, ये जो घर है ना, यहाँ आप जो खड़े हो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो। कितने दूर हो? 5 किलोमीटर। सुनना ध्यान से बच्चा, आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हो। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। मैंने इसी 5 किलोमीटर को छिपा दिया। अब सुनना, कांस्टेंट और वेरिएबल याद करना बेटा, मैंने पॉलिनोमियल में अच्छे समझाया है। कांस्टेंट जब हम फिक्स्ड बता देते हैं कि आपके और आपके घर के बीच में दूरी कितनी है, वेरिएबल जब हम बताते ही नहीं है, यानी अब हम वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इस 5 की जगह पर अब मैंने पूछा, अभी मैंने बोला था कि भैया आपका और आपके घर के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं बोल रहा हूं आपके और आपके घर के बीच में कुछ दूरी है, कुछ दूरी है।
सम डिस्टेंस आर बिटवीन यू एंड योर होम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना कि आपके और आपके घर के बीच में कुछ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, उसी को हम वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। जब मुझे नहीं पता तो हम उसको बोल देंगे भैया एक्स को पता होगा, तुम्हारी एक्स को नहीं, इस वाले एक्स को, ठीक है, एक्स किलोमीटर वाले को पता होगा, ठीक है बेटा। यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जब हमें नहीं पता होता तो किसको पता होता है, हमारे एक्स को पता होता है। तो यानी एक्स किलोमीटर, मैथ्स वाले एक्स को पता होता है, कहीं और मत जाना, एक्स किलोमीटर बोल सकते हैं या वाई किलोमीटर, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लो, कोई भी अल्फाबेट या अपने नाम का पहला अक्षर भी ले लो। ये हमने बता दिया, समझ में आ गया कैसे हम लेते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना, अब वापस आना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आगे कुछ बोला ही नहीं इन्होंने भैया, ना तुमने नोटबुक के बारे में बताया कि कितना कॉस्ट है और ना ही तुमने पेन के बारे में बताया कितना कॉस्ट है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये समझ लिया ना घर और दूरी के बीच में? हाँ जी सर, बढ़िया से। आ जाओ जरा इसको भी बढ़िया समझते हैं। सर मुझे बताओ कि आपने नोटबुक बोल दिया, उसका कितना पैसा है वो बोल रहे हो कि दुगुना है। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स है। मतलब अगर मान लो कि मैंने कोई बुक्स 10 रुपए में खरीदी थी तो पेन कितने की होगी, 5 रुपए की होगी, तभी तो 5 का ट्वाइस होगा, मतलब 5 का 2 टाइम्स होगा बुक की वैल्यू। तो भैया नोटबुक का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट हमें बताया ही नहीं आपने और बोल रहे हो कि ट्वाइस है, तो कैसे ट्वाइस मानूं मैं? जब मुझे नहीं पता तो किसको पता होगा, हमारे एक्स को। बट अब यहां पर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में करना है बच्चा। क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें करना पड़ेगा, जो दिन 2 चीजों के बारे में नहीं पता उनमें से किसी को एक्स दे दो, किसी को वाई दे दो। तो सपोज कर लेते हैं, क्या करेंगे बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स रुपीज या रुपीज एक्स और द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू रुपीज वाई। समझ में आ गया भैया? मुझे तो नहीं पता है कि तुम्हारे पेन की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे नोटबुक की वैल्यू कितनी है, तो मैंने लिख लिया, एक को एक्स दे दिया, दूसरे को वाई दे दिया। जी सर, मजा आ गया समझ के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है सर? क्वेश्चंस ये कहता है कि जो पेन की कीमत है ना, सॉरी जो नोटबुक की कीमत है ना, जो नोटबुक का कॉस्ट है, जो नोटबुक खरीदने में आप पैसा दे रहे हो, वो दुगुना है किसका, पेन को खरीदते वक्त पैसा देने में। तो इसका मतलब ये जो x, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा x और y के बीच में, तो हम इक्वल्स टू कर देते हैं। मैंने बोला मेरे पास दोगुनी संपत्ति, मतलब दोगुनी पैसा, दोगुना पैसा है तुम्हारे से ज्यादा, तुम्हारे से डबल पैसा, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे पास तुम्हारे से डबल पैसा है, मेरे पास तुम्हारे से डबल पैसा है। कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इक्वल का साइन आ जाएगा बीच में, कंपैरिजन करते ही इक्वल आएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब भैया मेरे पास डबल है, मेरे पास डबल है, तो मेरे पास डबल करने के लिए मैं 2x कर दूंगा। 2x का पैसा जो है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, सॉरी मेरे पास डबल है। अब जब दोनों को बराबर करना है तो मुझे इन दोनों को बराबर, जैसे मान लो कि मेरा 10 है और ये 5 है और बीच में इक्वल का साइन लगाना है, और मुझे इक्वल का साइन कब लगाऊंगा, जब या तो इधर 2 से डिवाइड कर दूं या इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, होगा ना बेटा? जब यहाँ पर 10 रुपया है और यहाँ पे 5 रुपया है, मुझे बराबर करना है, या तो इधर मैं 2 से डिवाइड करके 5 ला दूं तो बराबर हो जाएंगे, या मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ला दूं तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो समझ गए तो बस बढ़िया बेटा। पेन का डबल ये है, तो या तो 2 से इसमें डिवाइड कर दो या 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर x इसको इधर ट्रांसफर कर दो, -2y बराबर 0। यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बन गया है। मजा आया, समझ में आ गया? अब बना सकते हो ना बेटा। जिसको ना पता हो किसको पता होगा? सर हमारे हर हरकतों का काम हमारे x को पता होता है, मतलब x और y मैथ्स के, कहीं और मत जाना। तो भैया जब भी तुम्हें लगे कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अपने एक्स बाबा को याद करना है, वो एक्स और वाई वाले बाबा बता देंगे कि तुम्हें किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, डन। चलो आगे चलते। नाउ नेक्स्ट है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो भैया अभी तक हमने सब अच्छे तरीके से लीनियर इक्वेशंस बनाना कैसे है, पहचानना कैसे है, सब सीख लिया।
अब हम सीखेंगे बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करोगे उसका आंसर कैसे आएगा। तो बेटा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, मतलब आपको आंसर 2-3 मिलते हैं, तरीके तो एक ही होता है। मतलब आप 10th में आओगे तो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 2 तरीके होते हैं, कुछ एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जो आपको 11th में मिलेगा, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं। ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा पहले आप में भी था लेकिन आप हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना समझना है बच्चा कि जो सॉल्यूशंस है, जो सॉल्यूशंस हम बताने जाते हैं, सॉल्यूशंस क्या होता है। जैसे मैंने एक सिंपल सी चीज बोली बच्चा आपको कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अब इस 2 + 2 बराबर 4 हो गया बच्चा। इस 2 के जगह पर मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, मैंने क्या लिख दिया, x। अब तुम मुझे बताओ कि इस x के जगह पर क्या रखूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। सर आप कहोगे कि सर वैसे तो 2 रख दोगे पहला आंसर तो हमारा आंसर आ जा रहा है, इसके अलावा कुछ और रख सकते हो, इसके अलावा कुछ और वैल्यू रख सकते हो कि तुम्हारा x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करे तो आंसर आ जाए। ध्यान से समझना बेटा, यहीं से तुम्हारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला सर 2 + 2 बराबर होता है 4, ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ जी सर। अब मैं इस 2 के जगह पर x रख दिया अपने x बाबा को याद करके। अब मैं पूछूं कि भैया इस x के जगह पर क्या रखूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। मतलब आप x के जगह पर जो वैल्यू पुट कर दोगे वही वैल्यू आपकी आ जाएगी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इसमें समझना बेटा, जब इस वाले को देख रहा हूं तो इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, सर ये तो एक 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिख रहा है। कौन सा वाला दिख रहा है, 1 वेरिएबल वाला। बहुत अच्छा बेटा। और जब 1 वेरिएबल का मैं देख रहा हूं तो केवल एक वैल्यू ही मिल रही है, यानी इसको ट्रांसफर कर दो -2 की तो 2 आ रहा है आंसर, यानी x की वैल्यू केवल 2 आ रही है। 2 रखने पर हमारे पास 4 आ जाता है। दैट मीन्स जब 1 वेरिएबल्स होता है बच्चा, जब 1 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो हमेशा उसका केवल और केवल 1 सॉल्यूशन बनता है। दैट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको टिक कर लेना, ठीक है। जब आपका केवल 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें केवल और केवल 1 सॉल्यूशन बनते हैं। 1 सॉल्यूशन का मतलब केवल एक आंसर निकलता है, उससे ज्यादा नहीं निकलता जब हमारे पास एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, आपको डिफाइन करके मैंने बता दिया है। डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने बोल दिया सर x, अभी आपने पढ़ा था कि सर 2 + 2 बराबर 4। अब 2 पॉइंट मैं समझा रहा हूं, यहां पे 1 वेरिएबल का था, अब मैं यहां पे 2 वेरिएबल वाले पढ़ रहा हूं। 2 + 2 बराबर 4। अब मैं क्या कहता हूं, मैं तो हूं थोड़ा सा, समझ गए ना बेटा। तो भैया इस 2 के जगह पर मैंने लिख दिया x और इस 2 के जगह पर मैंने लिख दिया y। भैया मेरे अंदर तो वो क्या बोलते हैं, वो पैनिक, मतलब एक कीड़ा रहता है ना कि हर बार क्वेश्चन पूछने का मतलब। तो मैंने देखा कि सर 2 + 2 बराबर 4 रखने पर अगर एक के जगह पर चेंजेस कर रहा हूं, एक वेरिएबल रख रहा हूं तो कितने सॉल्यूशंस बनते हैं, सर 1 बनते हैं। लेकिन सर जी जब मैंने x और y यानी उस 2 और 2 के जगह पर x और y रखा तब मैं क्या बन सकता हूं, तब कितने आंसर निकाल सकते हो, जरा समझना बेटा। अब x और y के जगह पर क्या रखोगे कि 4 मिल जाएगा, सोचो जरा सोचो। इसे क्या हुआ है, गाना पे मत जाओ, इधर आ जाओ। सर एक चीज तो नजर आ रही है कि मैं अगर इसके जगह पर 1 रख दूं, दूसरा कलर लेता हूं। सर जी अगर इसके जगह पर 1 रख दूं तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा, 3। सर ऐसा क्यों, सर इसके जगह पर भी अगर मैं 3 रख दूं तो, हाँ जी सर हो सकता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, सर अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं और इसके जगह पर -2 रख दूं तो भी 4 मिल जाएगा। सर -2 यहाँ रख दूं +6 यहाँ रख दूं तो भी 4 मिल जाएगा। सर 8 यहाँ पे रख दूं -4 यहाँ रख दूं तो भी +4 मिल जाएगा। -4 8 यहाँ पे रख दूं तो भी +4 मिल जाएगा। सर 0 + 4 रखूं तो भी 4 हो जाएगा। 4 + 0 रखूं तो भी 4 मिल जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। सर एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, कितने वेरिएबल्स बेटा, 2 वेरिएबल्स होते हैं। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं मेरे चैम्प्स, तब हमारे को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, इनफाइनाइट बोल दो या मेनी सॉल्यूशंस बोल दो, मतलब बहुत सारे आंसर मिलेंगे
गिन नहीं सकोगे, इतना ज़्यादा आंसर मिलेगा। मतलब इस x और y के जगह पर आप बोलोगे सर यही क्यों? सर 1000 में से 996 माइनस करोगे तो भी तो तुम्हारा 4 मिलेगा। कुछ भी रख लो बेटा, आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब दुनिया का हर नंबर इसमें सेटिस्फाइड करने पर मुझे 4 मिल सकता है। मतलब x के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y की जगह पर आपको x और y की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे, मतलब वैल्यू पुट करते हुए, तो उसका सम 4 की कैटेगरी में आ सकता है। दैट इज द 2 वेरिएबल्स ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब एक सॉल्यूशंस कब बनता है? जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है, उसको भी मैंने आपको दिखा दिया है। और जब हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस बनते हैं, अलग अलग मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा, तो उसका मतलब होता है कि वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तभी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने आपको बेसिक से अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप एकदम अच्छे तरीके से फंडा क्लियर हो चुका होगा कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैसे क्या क्या बनता है। डन? क्लियर? चलो बेहतरीन। नाउ नेक्स्ट, अब आपको निकालना है बेटा फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया ले भैया, तुमने तो कोई कहानी रख दी। अब हम तो समझ चुके हैं सर, अब तो हम रॉकेट बन चुके हैं, और रॉकेट की वैल्यू पुट करने के लिए सिंपल सा है, इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको मानेंगे राइट हैंड साइड। भैया तुमने क्वेश्चंस में कोई क्राइटेरिया दी नहीं है, तो हम तुम्हारी बात माने ही क्या है। तुमने बस इतना पूछा है कि डिफरेंट होने चाहिए, तो हम डिफरेंट ही निकालेंगे। सर हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, क्या रखा सर? हमें लाना है राइट वाला 6, कोई बात नहीं, x प्लस 2y है बेटा। तो x के जगह पर अब मैं रखता हूँ, क्या रखूँ? 1। x के जगह पर 1 रख दो बच्चा। तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? सर y की जगह पर 3। देख लो 1 प्लस 2 इंटू 3, मतलब 3 2 सॉरी 2 ज़्यादा हो जाएगा, हमें 6 लाना है ना, ऐसा सोचना पड़ेगा। कुछ की वैल्यू पुट करनी। दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, अभी ये थिंकिंग वाले तरीका सिखा रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका सिखाऊंगा। अब x के जगह पे 1 तो नहीं रख सकता, 0 रख देता हूँ, पहले 0 रखता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू 0। तो y की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, मतलब 0 प्लस 2 इंटू 3, मतलब आपका आंसर 6 आ चुका है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? सर एक काम करो, एक काम क्या करूँ सर, x के जगह पर 6 रख दो, y के जगह पर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? रख करके देख लो बेटा, x के जगह पर 6, y की जगह पर ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0, यानी क्या आ जाएगा 6। ये भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सर 2 तो मिल गए, एक और 3 4 और निकाल लो, मतलब 1 2 और निकाल लो। सर और क्या रख सकता हूँ? जो भी मर्जी करे आपका। एक काम कर सकते हैं सर, x के जगह पर 9 रख ले, अगर 9 रखेंगे, या 12 रख ले, x के जगह पर 12 रख ले, और तो y के जगह पर 3 रख लेते हैं, सॉरी -3 रख लेते हैं। x के जगह पर 12, y की जगह पर -3, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू -3, यानी 12 माइनस 6 बराबर क्या आ गया? 6। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चनों को निपटाना है? क्लियर? तो ऐसे कुछ भी वैल्यू देख दाख करके पुट करके वैल्यू बस रख सकते हो x और y की जगह पर। ऐसी वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करो कि सामने वाला बंदा घायल हो जाए। ठीक है, मैथ्स की भाषा में बोल रहा हूँ, किसी और को घायल मत करते बैठना। ठीक है बच्चा, क्लियर मेरे चांस? डन? इज दैट क्लियर एवरीवन? एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। लीनियर इक्वेशंस बढ़िया से समझ में आ गया बच्चा। अब कुछ है ही नहीं, बस अब तुम तो एनसीईआरटी की वाट लगा दोगे। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करके पहले आंख बंद करके बता दो इसमें, विच आर ऑफ द वन फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशंस। पहले इसको अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में बना दो। ये है बेटा आपका, यानी 3x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये है हमारा। तो भैया ये कौन सा है? सर ये तो हमारा है 2 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल है, तो भैया x और y दोनों आ जाएंगे। 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, और 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशंस तो बनता ही नहीं है। 2 सॉल्यूशंस हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कोई होता ही नहीं है, केवल तीसरा होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको पूरा एग्जांपल बता करके दिखाया था कि जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर? देख रहे हो तुम कितने रॉक स्टार की तरफ से उड़ा रहे हो क्वेश्चनों को। अब तुम एक्सरसाइज को लगाना, तुम देखना कैसे फटाफट खत्म करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो सिंपल सा भैया एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर के, तो 4 प्लस 3 बराबर के, तो के की वैल्यू आ चुकी है 7। काम खत्म, काम खत्म बेटा।
जब किसी चीज का कोई सॉल्यूशंस गिवन होता है तो वो उस लीनियर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा, और जब कोई लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है कोई भी आंसर कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा। मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोला, तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा, तुम करते तो आ गए बेटा लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा, फिर से सुनना, तुमने गौर ही नहीं किया होगा। मैंने क्या बोला सर, जो सॉल्यूशंस होते हैं कौन से सर, ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं इस इस लीनियर इक्वेशंस के, ये सॉल्यूशंस अगर दिए गए हैं तो इस लीनियर इक्वेशंस को वो सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करने पर उसका आंसर उसके बराबर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चंस मैंने क्या बोला, अगर सॉल्यूशंस दिए हैं तो उस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, इसी को उल्टा कर दो, अगर लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो उस आंसर का यानी उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया? फिर से सुनो, जो सॉल्यूशंस दिए, पॉइंट नंबर 1, जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अगर कोई भी सॉल्यूशंस किसी लीनियर इक्वेशंस का दिया गया है तो वो सॉल्यूशंस उस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब उसको पूरा पूरा कट कर देंगे। समझ में आ गया? फिर से सुनना, जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो सॉल्यूशंस उस लीनियर इक्वेशंस को पूरा पूरा सेटिस्फाइड कर देंगे, मतलब आंसर ला देंगे, डन, बराबर कर देंगे। पहला समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, इसको उल्टा करते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसका आंसर जो निकलता है वो आंसर उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनता है, वो आंसर उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बनता है। क्लियर? डन बच्चा? बस यही था आपका लीनियर इक्वेशंस में। आई थिंक ये हो चुका है। डन, पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। एनसीईआरटी तो मुड़ा डालोगे, एनसीईआरटी में कुछ बचा ही नहीं है। लेट मी चेक, अगर कुछ होगा तो हम कर लेंगे, बाकी तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। नहीं बचा। आपके एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, कुछ आंसर्स भी करा दिए हैं। सो हमने विद इन 30-40 मिनट्स के अंदर पूरा अच्छे तरीके से लीनियर इक्वेशंस पर कमांड बना ली है। आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे। और अगला चैप्टर कौन सा रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे एंड देन कोशिश करते रहेंगे। बाकी आपके लिए भी सैम्पल पेपर बहुत जल्द आ रहा है, मतलब आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए हम वापस आ रहे हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक वे में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना कि यहाँ पर बहुत ही मज़े में क्लास को पढ़ाया जाता है। और अगर किसी को मैथ से डर लगता है ना तो आनंद सर की क्लास में आ जाए, मैथ से प्यार ना हो जाए ना बेटा, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम क्लास देखो, 10 दिन भी छोड़ो, तुम 5 से 6 दिन रेगुलर क्लास देखो बेटा। अगर इस क्लास से प्यार ना हो जाए और आनंद सर की आदत ना लग जाए कि भाई जल्दी उनकी क्लासेस कब आएगी, तो बेटा उसके बाद दोबारा कभी मत आना, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम खेल में मैथ्स को सीखते हैं और मैथ्स को अपना बनाते हैं। ठीक है बेटा, डन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी, और रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू माय चैम्प्स। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।